मोहनजोदड़ो की खोज वर्ष 1922 में हुई थी और इसकी खोज भारतीय पुरातत्वविद राखालदास बनर्जी ने की थी। आज दोनों नाम हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता एक ही सभ्यता के लिए प्रयोग किए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीम विशाल एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में हम हड़प्पा व सिंधु सभ्यता से संबंधित टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और ये वीडियो का पार्ट 1 है, जिसमें प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न शामिल किए गए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर प्रश्न आपके एग्जाम में काम आ सकता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दयाराम साहनी ने। दोस्तों, सभ्यता की खोज का श्रेय सर्वप्रथम दयाराम साहनी को दिया जाता है। उन्होंने वर्ष 1921 में हड़प्पा, वर्तमान समय में पंजाब पाकिस्तान में उत्खनन किया। इस उत्खनन से एक अत्यंत विकसित प्राचीन नगरीय सभ्यता के प्रमाण मिले, जिसे बाद में हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। इसके अगले वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि यह सभ्यता बहुत व्यापक क्षेत्र में फैली हुई थी। उस समय जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे। उन्होंने 1924 में सभ्यता की आधिकारिक घोषणा करके इसे विश्व के सामने प्रस्तुत किया। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर है दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन ए, 1921 में। दोस्तों, सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में हुई थी। 1921 में पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने हड़प्पा उत्खनन किया। इस उत्खनन में एक विकसित नगरीय सभ्यता के अवशेष मिले। इसी कारण 1921 को हड़प्पा सभ्यता की खोज का वर्ष माना जाता है। और इसके बाद 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की और 1924 में सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता की आधिकारिक घोषणा की और दुनिया को इसके महत्व से परिचित कराया। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन बी, राखालदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो की खोज वर्ष 1922 में प्रसिद्ध भारतीय पुरातत्वविद राखालदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यह खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि हड़प्पा सभ्यता केवल एक नगर तक सीमित नहीं थी, बल्कि एक विशाल एवं विकसित नगरीय सभ्यता थी। और बाद में सर जॉन मार्शल ने इन खोजों के आधार पर 1924 में सिंधु सभ्यता की आधिकारिक घोषणा की। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन बी, 1922 में। मोहनजोदड़ो की खोज वर्ष 1922 में हुई थी और इसकी खोज भारतीय पुरातत्वविद राखालदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है और यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख एवं विकसित नगर माना जाता है। और इस खोज के बाद यह स्पष्ट हुआ कि हड़प्पा सभ्यता केवल एक नगर तक सीमित नहीं थी, बल्कि एक विशाल नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन बी, सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। प्रारंभ में सभ्यता के अधिकांश नगर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे मिले थे, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। बाद में जब हड़प्पा नगर की सबसे पहले खोज हुई तो इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाने लगा और आज दोनों नाम हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता एक ही सभ्यता के लिए प्रयोग किए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? पुरापाषाण युग की थी, नवपाषाण युग, कांस्य युग
या फिर लौह युग की थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कांस्य युग। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता माना जाता है। इसका कारण क्या है कि हड़प्पा वासी मुख्य रूप से कांस्य के औजार और हथियारों का उपयोग करते थे। कांस्य, तावा और टिन को मिलाकर बनाया जाता है और इस सभ्यता में कांस्य के औजार, तांबे के उपकरण, आभूषण और विकसित नगर व्यवस्था के प्रमाण मिलते हैं। और लोहे का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिलता, इसलिए इसे लौह युग की सभ्यता नहीं कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक विकसित काल माना जाता है। तो राइट आंसर है दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन बी, 2600 से 1900 ईसा पूर्व। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का इतिहास सामान्यतः 3 चरणों में बांटा जाता है। प्रारंभिक हड़प्पा काल, परिपक्व हड़प्पा काल और उत्तर हड़प्पा काल। जो प्रारंभिक हड़प्पा काल है वो लगभग 3300 से 2600 ईसा पूर्व तक है। परिपक्व हड़प्पा काल जो है वो दोस्तों वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक है। और उत्तर हड़प्पा काल जो है वो लगभग 1900 से 1300 ईसा पूर्व तक है। और 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच हड़प्पा सभ्यता अपनी सर्वाधिक विकसित रूप में थी। और इसी काल में सुनियोजित नगर, पक्की ईंटों के मकान, उन्नत जल निकासी व्यवस्था, व्यापार मोहरें, विशाल अन्नागार और प्रसिद्ध महान स्नानागार जैसी विशेषताएं दिखाई देती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा नगर वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा नगर वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। जब हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, तब भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था। और 1947 के विभाजन के बाद हड़प्पा क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। इसलिए आज हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों प्रमुख स्थल पाकिस्तान में स्थित हैं। और वहीं भारत में भी इस सभ्यता के कई महत्वपूर्ण स्थल मिले हैं, जैसे धोलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी, कालीबंगा। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए कि मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो शब्द सिंधी भाषा का है। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह नगर वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है और इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे विकसित एवं सुव्यवस्थित नगर माना जाता है। यहाँ से महान स्नानागार, अन्नागार, पक्की सड़कें और उन्नत जल निकासी व्यवस्था के प्रमाण मिले हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? क्या हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, धोलावीरा था या फिर राखीगढ़ी था? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। दोस्तों पारंपरिक सामान्य ज्ञान और अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर माना जाता है। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है और यहाँ से प्रमुख अवशेष महान स्नानागार, सुनियोजित सड़कें, उन्नत जल निकासी व्यवस्था, अन्नागार, पक्की ईंटों के भवन यह दर्शाते हैं कि यह नगर अत्यंत विकसित था। भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। पुरातात्विक उत्खननों से पता चलता है कि राखीगढ़ी का क्षेत्रफल धोलावीरा और कालीबंगन से भी बड़ा है। और यहाँ से प्राप्त प्रमुख साक्ष्य सुनियोजित नगर योजना, पक्की ईंटों के मकान, जल निकासी व्यवस्था, आभूषण, मिट्टी के बर्तन,
मानव कंकाल और अनेक पुरातात्विक अवशेष यह सिद्ध करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का एक अत्यंत महत्वपूर्ण नगर था। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है? तो राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन सी, लोथल। लोथल सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है जो गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। लोथल की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ विश्व की सबसे प्राचीन मानी जाने वाली गोदी के अवशेष मिले हैं। इससे पता चलता है कि हड़प्पावासी समुद्री व्यापार में भी काफी उन्नत थे। लोथल से गोदी, मनका बनाने का कारखाना, अग्निकुंड, मोहरें और तांबे के उपकरण जैसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? शिकार करना, कृषि करना, मछली पकड़ना या फिर पशुपालन था? तो राइट आंसर है दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन बी, कृषि करना। दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे उपजाऊ भूमि होने के कारण यहाँ खेती बहुत विकसित थी। हड़प्पावासी मुख्य रूप से उगाते थे गेहूं, जौ, मटर, तिल, सरसों, कपास, और विश्व में सबसे पहले कपास की खेती के प्रमाण भी सिंधु सभ्यता से ही मिलते हैं। और कृषि के साथ साथ वे पशुपालन, व्यापार और हस्तशिल्प भी करते हैं, लेकिन मुख्य व्यवसाय कृषि ही था। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अपठित है। सिंधु सभ्यता की लिपि आज भी अपठित है। अब तक पुरातत्वविदों और विद्वानों ने इस लिपि को पढ़ने के अनेक प्रयास किए हैं, लेकिन आज तक इसे पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है। यह लिपि मुख्य रूप से मोहरों, ताम्रपत्रों, मिट्टी के बर्तनों और अन्य वस्तुओं पर अंकित मिली है। इस लिपि में लगभग 400 से 600 प्रकार के चिन्ह पाए गए हैं, इसलिए इसकी भाषा और अर्थ आज भी रहस्य बने हुए हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? राइट आंसर है दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन डी, लोहा। सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। यह सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी, इसलिए यहाँ मुख्य रूप से इन धातुओं का प्रयोग होता था। तांबा का, कांसा, सोना, चांदी। लोहे का प्रयोग उस समय नहीं होता था। भारत में लोहे का व्यापक उपयोग उत्तर वैदिक काल से प्रारंभ माना जाता है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को लौह युग की नहीं बल्कि कांस्य युग की सभ्यता कहा जाता है। सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का दोस्तों ऑप्शन बी, सुनियोजित नगर योजना। सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख और अनोखी विशेषता उसकी सुनियोजित नगर योजना थी। और हड़प्पा सभ्यता के नगरों में सीधी और चौड़ी सड़कें, एक दूसरे को समकोण पर काटती गलियां, पक्की ईंटों के मकान, प्रत्येक घर में स्नान घर, उन्नत जल निकासी व्यवस्था और सार्वजनिक भवनों की सुव्यवस्थित योजना मिलती है। और इतनी उन्नत नगर व्यवस्था उस समय विश्व की किसी भी अन्य सभ्यता में बहुत कम देखने को मिलती है। सिंधु सभ्यता के घर मुख्यतः किससे बनाए जाते थे? लकड़ी, कच्ची ईंट, पक्की ईंट से या फिर पत्थरों से? तो राइट आंसर है दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन सी, पक्की ईंट से। दोस्तों, सिंधु सभ्यता के अधिकांश घर पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। यही कारण है कि हड़प्पा सभ्यता को एक उन्नत नगरीय सभ्यता माना जाता है। घरों की प्रमुख विशेषताएं थीं पक्की ईंटों का निर्माण, कई कमरों वाले मकान, आंगन, स्नान घर, कुएं और विकसित जल निकासी व्यवस्था। हड़प्पावासी ईंटों को एक निश्चित अनुपात 1:2:4 में बनाते थे, जिससे उनके निर्माण कार्य में एक रूपता दिखाई देती है। सिंधु सभ्यता में सड़कों का निर्माण किस प्रकार किया गया था?
तो राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन सी, समकोण पर काटती हुई। सिंधु सभ्यता की सड़कों का निर्माण अत्यंत सुनियोजित ढंग से किया गया था। मुख्य सड़कें और गलियां एक दूसरे को समकोण यानी 90 डिग्री पर काटती थीं, जिसमें पूरा नगर ग्रिड प्रणाली में बसा हुआ दिखाई देता था। और इस प्रकार की योजना से आवागमन आसान होता था, जल निकासी व्यवस्था सुचारू रहती थी और नगर सुव्यवस्थित दिखाई देता था। और यही कारण है कि सुनियोजित नगर योजना को सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता माना जाता है। सिंधु सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध सार्वजनिक इमारत कौन सी है? तो राइट आंसर है दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन बी, महान स्नानागार। महान स्नानागार सिंधु सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध सार्वजनिक इमारत है। यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था और इसे हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक माना जाता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं पक्की ईंटों से निर्मित जल रोधी व्यवस्था, पानी भरने और निकालने की अलग व्यवस्था, दोनों ओर सीढ़ियां और चारों ओर कमरे बने हुए थे। और इतिहासकारों का मानना है कि इसका उपयोग धार्मिक स्नान, सामूहिक अनुष्ठान या विशेष समारोहों के लिए किया जाता होगा। महान स्नानागार कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो में। दोस्तों महान स्नानागार मोहनजोदड़ो में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध सार्वजनिक इमारत मानी जाती है। इसकी विशेषताएं पक्की ईंटों से बना हुआ जलरोधी व्यवस्था, पानी भरने और निकालने की अलग व्यवस्था, दोनों ओर सीढ़ियां और चारों ओर कमरे बने हुए थे। इतिहासकारों का मानना है कि इसका उपयोग धार्मिक स्नान, सामूहिक अनुष्ठान या विशेष समारोहों के लिए किया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से गोदीवाड़ा के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन बी, लोथल। दोस्तों लोथल सिंधु सभ्यता एक महत्वपूर्ण स्थल है जो गुजरात में स्थित है। यहाँ से विश्व के सबसे प्राचीन माने जाने वाले गोदीवाड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। गोदीवाड़ा वह स्थान होता है जहाँ जहाजों को खड़ा किया जाता है तथा माल की लोडिंग और अनलोडिंग की जाती है। इससे यह सिद्ध होता है कि हड़प्पावासी समुद्री व्यापार में बहुत उन्नत थे और उनका व्यापार मेसोपोटामिया सहित कई देशों से होता था। लोथल से मनका बनाने का कारखाना, मोहरें, तांबे के उपकरण और अग्निकुंड भी प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता है? तो राइट आंसर है दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन सी, लोथल। लोथल सिंधु सभ्यता का समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता है और यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। लोथल की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ से विश्व के सबसे प्राचीन माने जाने वाले गोदीवाड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं और इस गोदी के माध्यम से हड़प्पावासी समुद्री मार्ग से व्यापार करते थे। उनका व्यापार मेसोपोटामिया और वर्तमान में जिसका नाम इराक है, फारसी की खाड़ी और अन्य पश्चिमी देशों तक फैला हुआ था। और लोथल से मनका बनाने का कारखाना, मोहरे, तांबे के उपकरण और गोदीवाड़ा जैसे महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं जो एक बड़ा व्यापारिक केंद्र सिद्ध करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में मापतौल के लिए मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता था? तो राइट आंसर है दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन बी, मानकीकृत पत्थर के वाट। सभ्यता के लोग व्यापार और मापतोल के लिए मानकीकृत पत्थर के वाट का उपयोग करते थे। इन बाटों का आकार और वजन पूरी सभ्यता में एक समान रखा जाता था। इससे यह पता चलता है कि हड़प्पा वासियों की व्यापार व्यवस्था बहुत विकसित और सुव्यवस्थित थी।
पुरातत्वविदों को उत्खनन में घनाकार पत्थर के वाट मिले हैं जिनका वजन एक निश्चित मानक के अनुसार होता था। और इससे स्पष्ट क्या होता है कि उस समय व्यापार में ईमानदारी और एक समान माप तौल प्रणाली का पालन किया जाता था। सिंधु सभ्यता की अधिकांश मोहरें किस पदार्थ से बनी होती थीं? तो राइट आंसर है दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन सी, सेल खड़ी से। सिंधु सभ्यता की अधिकांश मोहरें सेल खड़ी से बनी होती थीं। सेल खड़ी एक मुलायम पत्थर होता है जिस पर आसानी से नक्काशी की जा सकती है। मोहरों पर सामान्यतः एक सींग वाला पशु, बैल, हाथी, गेंडा तथा सिंधु लिपि के चिन्ह उकेरे गए मिलते हैं और इन मोहरों का उपयोग मुख्य रूप से व्यापार, पहचान और वस्तुओं पर मोहर लगाने के लिए किया जाता था। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सबसे अधिक किस पशु का चित्र मिलता है? तो राइट आंसर है दोस्तों एक सींग वाला बैल। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सबसे अधिक एक सींग वाले बैल का चित्र मिलता है और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह वास्तविक एक सींग वाला जानवर नहीं बल्कि एक काल्पनिक पशु माना जाता है। और इसके अलावा मोहरों पर बैल, हाथी, गेंडा, बाघ, भैंसा आदि पशुओं के चित्र भी मिलते हैं, लेकिन सबसे अधिक चित्र एक सींग वाले बैल के ही मिले हैं और इन मोहरों का उपयोग व्यापार, पहचान और वस्तुओं पर मोहर लगाने के लिए किया जाता था। सिंधु सभ्यता के लोगों की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, गेहूं और जौ। विश्व में कपास की खेती का सबसे प्राचीन प्रमाण किस सभ्यता से मिलता है? तो राइट आंसर है सिंधु सभ्यता से। दोस्तों विश्व में कपास की खेती का सबसे प्राचीन प्रमाण सिंधु सभ्यता से मिलता है। पुरातात्विक उत्खननों से यह प्रमाण मिला है कि हड़प्पावासी लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व कपास की खेती करते थे और यही नहीं वे कपास के धागा और वस्त्र भी बनाते थे। इसका कारण इतिहास में सिंधु सभ्यता को विश्व की सबसे प्राचीन कपास उत्पादक सभ्यता माना जाता है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल अग्नि वेदिकाओं के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन बी, कालीबंगन। दोस्तों कालीबंगन सिंधु सभ्यता के एक महत्वपूर्ण स्थल है जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यह स्थल अग्नि वेदिकाओं के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है और पुरातत्वविदों में यहाँ कई आयताकार, गोलाकार अग्नि वेदिकाएं मिली हैं जिनसे यह अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पावासी यहाँ धार्मिक अनुष्ठान या यज्ञ जैसी गतिविधियां करते थे। और कालीबंगन की एक और महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि यहाँ से जुते हुए खेत के सबसे प्राचीन प्रमाण भी मिले हैं। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जुते खेत के प्रमाण मिले हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कालीबंगन से। कालीबंगन से विश्व के सबसे प्राचीन जुते हुए खेत के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यह स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। उत्खनन में यहाँ खेतों पर हल से बनाई गई दो दिशाओं की समांतर रेखाएं मिली। इससे पता चलता है कि हड़प्पावासी सुनियोजित कृषि पद्धति अपनाते थे और फसलें व्यवस्थित तरीके से बोते थे। और कालीबंगन की एक और विशेषता ये है कि यहाँ से अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण भी मिले हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, धोलावीरा। दोस्तों धोलावीरा सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह स्थल अपनी उन्नत जल संरक्षण और जल प्रबंधन प्रणाली के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ हड़प्पा वासियों ने बड़े बड़े जलाशय बनाए, वर्षा के पानी को संग्रहित किया और पानी को सुरक्षित रखने के लिए नहरों और जल निकासी की वैज्ञानिक व्यवस्था विकसित की
और धोलावीरा की यह जल प्रबंधन प्रणाली उस समय की अद्भुत इंजीनियरिंग क्षमता का प्रमाण मानी जाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने हड़प्पा व सिंधु सभ्यता से संबंधित टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।